सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है पेड़ की बात। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पेड़ हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो जो ये पाठ है बच्चों, इसके जो लेखक है वो हैं जगदीश चंद्र बसु। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 1, पेड़ की बात। पाठ परिचय। इस पाठ में पेड़ पौधों को मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। पेड़ भी अपनी संतान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं क्योंकि अब वे वृद्ध हो गए हैं। तो बच्चों, जो ये पाठ है इसमें पेड़ पौधों के बारे में बात की गई है और बताया गया है कि पेड़ पौधे भी मनुष्य की तरह होते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य पहले बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है और अपनी वयस्क अवस्था को धारण करता है, उसी प्रकार सबसे पहले बीज, फिर पौधा और उसके बाद वो पूरा पेड़ बन जाता है। और वह भी, पेड़ पौधे भी अपनी संतान के लिए वे सब कुछ करते हैं जिस प्रकार से एक मनुष्य करता है। वो भी अपना सब कुछ, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, क्या करता है मनुष्य, जब वह बूढ़ा हो जाता है तो अपना सब कुछ अपनी संतान को सौंप देता है। और इसी प्रकार से वृक्ष भी करते हैं, पेड़ भी इसी प्रकार से कार्य करते हैं। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और विस्तार पूर्वक इसके विषय में जानते हैं। मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे। महीना दर महीना इसी तरह बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया, उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की जरूरत नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो और सोए मत रहो। ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेदकर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा हो। तो क्या बता रहे हैं इसमें लेकर कि क्या होता है, शुरुआत में जब हम बीज को बोते हैं वो बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे पड़ा रहता है, यानी कि मिट्टी के नीचे दबा रहता है और कई महीने उसके इस कार्य में ऐसे ही पड़े हुए बीत जाते हैं। सर्दियां आ जाती हैं, फिर बसंत का मौसम भी आ जाता है और धीरे धीरे वर्षा ऋतु आ जाती है। जैसे ही वर्षा ऋतु आती है और शुरुआत में 1-2 दिन पानी बरसता है, तब बीज को एहसास होता है कि अब उसे और अंदर रहने की जरूरत नहीं है। वो इस प्रकार से बाहर आने के लिए आतुर होता है, जैसे कि कोई शिशु, यानी कि कोई छोटा बच्चा है और उसको पुकारा जा रहा हो कि अब बहुत देर हो गई है तुम्हें सोते हुए, अब तुम्हें सोने की जरूरत नहीं है, उठ जाओ और बाहर की दुनिया को देखो, सूरज निकल आया है। इसी प्रकार से बीज को अनुभव होता है कि वो बहुत दिनों तक बीज मिट्टी के अंदर दबा हुआ था, अब उसको बाहर निकलने की आवश्यकता है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जो बीज के ऊपर की जो मिट्टी होती है वो हटने लगती है और उसमें से 2 कोमल पत्तियों के रूप में बीज बाहर आ जाता है, यानी कि वो पौधा छोटा सा अंकुरित पौधा बनकर बाहर आ जाता है। और जो अंकुरित होता है उसका के 2 अंश होते हैं, एक तो ऊपर बाहर निकल आता है 2 पत्तियों के रूप में और एक जमीन के नीचे दबा रहता है जो कि जड़ के रूप में होता है। ठीक है, तो आपने सबने भी देखा होगा कि किस प्रकार से मिट्टी में से जब पौधा निकलता है तो वो कितना सुंदर और प्यारा सा लगता है और उसको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे वो अभी अभी बाहर आया हो और नई दुनिया को देख रहा हूं। जिस प्रकार से एक छोटा शिशु होता है, जब उसका जन्म होता है तो वह अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ ऐसे दिखता है आश्चर्य से, उसी प्रकार से पौधा देखता है। गांच का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। सभी गांच वृक्ष में जड़ व तना, ये 2 भाग मिलते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है कि गांच वृक्ष को जिस तरह भी रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी व तना ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। तो बच्चों, जो यहाँ पर गांच और नीचे गांच वृक्ष दे रखा है, तो गांच का अर्थ होता है पेड़ और गांच वृक्ष पेड़ पौधे। तो यहाँ पर क्या कह रहे, बता रहे कवि कि जब पेड़ कोई पौधा जब अंकुरित होता है और जो बाहर निकलता है, जब जो उसका बाहर वाला भाग होता है उसे हम तना कहते हैं और जो भाग अंदर रहता है मिट्टी के अंदर दबा हुआ उसे जड़ कहा जाता है। ठीक है, सभी पेड़ पौधों में ये 2 भाग जरूरी हैं, एक तो जड़
और दूसरा तना। ठीक है, क्योंकि हर पौधे के ये मेन दो भाग हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात क्या होती है कि कभी भी हम पौधे को किसी भी तरीके से लगाए, हमेशा क्या होगा, तना ऊपर की ओर जाएगा और जड़ नीचे की ओर जाएगी। तो लेखक ने क्या किया, एक परीक्षण करने के लिए उसने गमले के पौधे को क्या करा, उसने गमले को उल्टा कर दिया। थोड़े दिन तो ये क्रम चला, लेकिन फिर क्या हुआ, जब लेखक ने ऐसा किया तो क्या होता है, कुछ दिन तक तो ऐसा ही रहा पौधा, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे फिर वही क्रम शुरू हो जाता है। पौधे की जो पत्तियां हैं वो मुड़कर ऊपर की ओर जाने लगती है और जड़ नीचे की ओर आने लगती है। दो एक दिन बाद क्या देखता हूं कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो, उसकी पत्तियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठाई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काट कर बोई होगी, देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ आए हैं। तो ऐसा लग रहा था कि ये देखकर कि जैसे पौधे को भी ये बात पता है कि ऐसा मेरे साथ किया गया है, मुझे उल्टा रखा गया है, और वह जानकर फिर अपने उसी क्रम में बढ़ने लगा। क्योंकि उसका पौधे का एक क्रम होता है कि जड़ हमेशा नीचे की तरफ जाएगी और जो तना है वो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ेगा। जैसे लेखक कह रहा है कि आप लोगों ने भी कई बार मूली काट कर बोई होगी, अगर आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि थोड़े दिन तक तो जो उसके पत्ते हैं और वो फूल हैं वो नीचे की साइड झुके रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वो ऊपर की ओर उठने लगेंगे। क्योंकि हम इस क्रम में कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया क्रम है कि किस प्रकार से पौधों का जन्म होगा और किस प्रकार से उनकी जड़ें नीचे रहेंगी और पौधे ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्रम है। आगे पढ़ते हैं। हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ बिरछ भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ बिरछ के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ बिरछ जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ बिरछ वे तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। क्या कह रहे हैं कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं, जैसे मनुष्य भोजन करता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधे भोजन करते हैं। हमारे दांत होते हैं, हम कठोर से कठोर, हम सख्त से सख्त चीजों को खा सकते हैं आसानी से। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं, हम उनके दांत नहीं होते, तो उनको क्या दिया जाता है, वो दूध पीते हैं या फिर केवल तरल द्रव्य पदार्थों को खाते हैं। इसी प्रकार से पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते, इसलिए वो भी केवल तरल और द्रव्य चीजों को खा सकते हैं। जब पानी डाला जाता है पौधों की मिट्टी के अंदर, तो वो मिट्टी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार से चीनी में अगर हम पानी डालकर देखते हैं तो क्या होता है, थोड़े समय बाद चीनी गल जाती है। उसी प्रकार से जब हम मिट्टी के अंदर पानी डालते हैं तो उसके अंदर भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि तरल और द्रव्य के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, और वो जो द्रव्य होता है, वो जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से सोख लेते हैं, जिससे कि उन्हें भोजन मिलता है। ठीक है, जब वो अपनी जड़ों के द्वारा उस चीज को सोखते हैं तो इस कारण से क्या होता है, पेड़ पौधे एकदम हरे भरे रहते हैं, उन्हें भोजन मिलता रहता है, तो उनकी सही से ग्रोथ होती रहती है, वो बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर हम पौधों में पानी देना बंद कर दें तो कुछ समय बाद क्या होता है, पौधे स्वयं ही मर जाते हैं, यानी कि वो सूख कर गिरने लगते हैं। खुर्दबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टतया देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजारों नल हैं। इन सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। खुर्दबीन यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं कि क्या होता है। माइक्रोस्कोप किस काम आता है, वो छोटे से छोटे पदार्थ को देखने के काम आता है, उससे हम सूक्ष्म पदार्थों को देख सकते हैं। अगर हम उसके द्वारा पेड़ की डाल और जड़ को देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि पेड़ और पौधों के अंदर बहुत सारी हजारों की संख्या में
नले हैं। नले जैसे कि हमारे शरीर में नसें होती हैं और उनमें खून का संचार होता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी ये नसें या नलियां होती हैं, जिनके द्वारा ये मिट्टी के द्वारा जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं इन नलियों के द्वारा होते होते पूरे पौधे में पहुंचता है। ठीक है, इसी के द्वारा इनका जीवन चलता है। इसके अलावा गाछ के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। खूर्दबीन के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होठ देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की जरूरत न हो तब दोनों होठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास लेते हैं और उसे बाहर निकालते हैं तो एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जिनके पत्ते हवा से भोजन लेते हैं। ठीक है, और पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। छोटे छोटे मुंह को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं तो हमें असंख्य संख्या में छोटे छोटे मुंह और उनके ऊपर होठ दिखाई देंगे। और जब इनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती तो होठ बंद रहते हैं, जब ये भोजन लेते हैं तो वो होठ खुल जाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, श्वास को बाहर निकालते हैं, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे कहा जाता है अंगारक वायु, और उसी अंगारक वायु को ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, और क्या होगा, अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। जरा विधाता की करुणा चमत्कार तो देखो, जीव जंतुओं के लिए जहर है गाछ बिरछ, उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है, वो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि अंगारक वायु, उसे पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं और उसको फिर से शुद्ध करके ऑक्सीजन में बदल देते हैं। क्योंकि अगर यह जहरीली हवा कह रहे लेकर अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूरी पृथ्वी पर फैली रहेगी तो उसे क्या करेंगे, जो प्राणी है वहां पर रहने वाले उसको अगर ग्रहण करेंगे तो शीघ्र ही उनकी क्या हो जाएगी, उस जहरीली हवा को लेने से उनकी मृत्यु हो जाएगी या फिर उन्हें बहुत सारी बीमारियां ग्रहण कर लेंगे। तो भगवान के द्वारा यह चमत्कार किया गया है कि पेड़ पौधे उस वायु को ग्रहण करते हैं और बदले में हमें शुद्ध वायु देते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निशेष कर डालते हैं। क्या करते हैं, जब पेड़ के पत्तों पर सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो उसमें से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके द्वारा ही पेड़ पौधे ये कार्य कर पाते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके उसमें से जहरीली वायु को बाहर निकाल देते हैं और उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। ये सब सूर्य के कारण होता है। ठीक है, और अंगार बिरछ के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश न मिलने पर बच नहीं सकते। गाछ बिरछ की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधे रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। वन में जाने पर पता लगेगा कि तमाम गाछ बिरछ इस होड़ में सचेष्ट है कि कौन जल्दी से सर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेल लताएं छाए में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगे, इसलिए वे पेड़ों से लिपटी हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर पेड़ पौधों को प्रकाश नहीं मिलता, यदि उन्हें सूर्य का प्रकाश ना दिया जाए तो धीरे धीरे क्या होती है, उनकी बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि जो वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उनका बढ़ना रुक जाएगा। ठीक है, हर पौधे की कोशिश रहती है कि वो जल्दी से जल्दी ऊपर उठे और प्रकाश को ग्रहण कर सके। अगर हम गमले में किसी पौधे को रखकर देखें तो देखेंगे कि सारी पत्तियां आगे आगे बढ़ रही होती है कि हमें प्रकाश के मिल जाए, थोड़ा सा हमें प्रकाश के दर्शन हो जाए। ठीक है, अगर हम किसी अंधेरे वन में जाकर देखें, अंधेरे जंगल में जाकर देखें तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही सुबह सूर्य का प्रकाश निकलता है तो सारे
पेड़ पौधों में ये होड़ लगी रहती है कि कौन सबसे पहले ऊपर उठे और सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर ले, जैसे कि वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। और जो बेल होती हैं, जो लताएं होती हैं, वो पेड़ों पर इसीलिए ही लिपटी रहती है कि वो जल्दी जल्दी ऊपर आए और प्रकाश को ले ले। ठीक है, क्योंकि प्रकाश के द्वारा ही उनकी प्रगति संभव है, उन्नति संभव है। तो आगे पढ़ते हैं। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का परस पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। तो क्या समझा रहा है लेखक? समझाने की यही कोशिश कर रहा है कि सूर्य के प्रकाश से ही पेड़ पौधों का जीवन संभव है। अगर सूर्य के प्रकाश का, सूर्य की किरणों का इन पेड़ पौधों को स्पर्श नहीं मिलेगा तो फिर ये आप अपनी बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। इनका स्पर्श, सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर ही, उसकी छुअन को पाकर ही एक पेड़ आगे बढ़ता है, पौधा अपने रूप को धारण करता है और फूल खिलते हैं। गाछ बिरछ के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। गाछ बिरछ व समस्त हरियाली प्रकाश हत्याने के जाल हैं। पशु डांगर हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रकाश करता है। अनाज व सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाकर ही जीवित है। क्या कह रहे हैं कि गाछ वृक्ष यानी कि पेड़ पौधों के जो पूरा शरीर है उनका, उनके हर कण में सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसमें सूर्य की किरणें समाई हुई हैं। ईंधन को जब हम जलाते हैं किसी कार्य के लिए तो उसमें से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो भी प्रकाश का ही एक रूप होती है। और सारे पेड़ पौधे इस हरियाली को प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि सूर्य के द्वारा जो उन्हें प्रकाश प्राप्त होता है उससे उनके अंदर हरियाली रहती है। और जो उनकी हरियाली के द्वारा क्या होता है, पेड़ों में पत्तियां निकलती हैं, फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं, तो इसको पशु और पक्षी, प्राणी, मनुष्य सब लोग खाते हैं, जिसके अंदर उनके अंदर भी क्या हो जाता है, प्रकाश का संचार होता है। ठीक है, और इसी के द्वारा वे जीवित रहते हैं। अगर हमें भी अनाज, फल, सब्जियां ना मिले तो हम भी जीवित नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से जो लेखक है वह समझाना चाह रहा है कि प्रकाश के द्वारा ही मनुष्य का भी जीवन संभव होता है, जिस प्रकार से पेड़ पौधों का जीवन प्रकाश के द्वारा ही संभव है। कोई एक पेड़ 1 वर्ष के बाद मर जाता है। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र है। बीज ही गांच वृक्ष की संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है, जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है। जरा सोचो तो, गाछ वृक्ष तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। कथा सुनी होगी स्पर्श मणि की, पारस पत्थर की, जिसके परस से लोहा सोना हो जाता है। मेरे ख्याल से माँ की ममता वह मणि है। संतान पर स्नेह निछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का परस पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। ठीक है, तो आगे बता रहे हैं लेकर कि क्या होता है, थोड़े समय बाद कुछ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि वो 1 वर्ष के अंदर ही समाप्त हो जाते हैं, और कुछ कुछ होते हैं कि काफी साल तक जीवित रहते हैं। लेकिन जब भी कोई पेड़ मरता है तो वह अपनी संतान छोड़ जाता है। संतान अर्थात वह अपने बीजों को छोड़ जाता है, क्योंकि बीज ही पेड़ पौधों की संतान होते हैं। ठीक है, बीज क्या होता है, बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए वह अपनी संतान की देखभाल के लिए क्या करता है, फूलों की पंखुड़ियों से बना हुआ एक सुंदर सा घर तैयार करता है, जिसके अंदर बीज सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, और जब पूरे पेड़ पर जब फूल ही फूल खिल जाते हैं तो कह रहे हैं लेखक, तो पेड़ कितना सुंदर दिखाई देता है। फूलों से सुंदर इस संसार में कुछ भी नहीं है।
लेकिन ये सोचने की बात है कि क्या करते हैं जो पेड़ पौधे हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड और यानी कि अंगारक वायु और मिट्टी में रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, फिर उनके द्वारा इतने सुंदर फूल कैसे पैदा हो जाते हैं, ये सोचने की बात है। तो ये कथा बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से स्पर्शमणि पारसमणि की कथा होती है। क्या होती है, पारसमणि को अगर लोहे पर लगा दिया जाता है तो लोहा सोने में बदल जाता है। तो इसकी प्रकार से क्या होता है, पेड़ पौधे बीजों के माता पिता होते हैं और उसी प्रकार से जब वो अपना स्नेह उन बीजों को देते हैं जिसके कारण से सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं। ये सारा प्रभाव क्या है, एक तरीके से ममता का प्रभाव है। जिस प्रकार से माँ बच्चे को स्नेह करती है, प्यार दुलार करती है और फिर उसका रूप निखर कर आता है, ऐसे ही बीजों के साथ भी होता है। बीज प्यार दुलार के द्वारा सुंदर रूप धारण कर लेते हैं जो कि फूलों के रूप में होता है। ठीक है, पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं, उसी प्रकार फूलों की बाहर छाने पर गाछ बिरछ भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाणी में पुकार सकते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। ठीक है, जैसे ही हम क्या होते हैं, हम भी पेड़ों पर जब फूलों को देखते हैं खिलते हुए देखते हैं तो वो हमें बहुत सुंदर लगते हैं, हमारे मन आनंद से भर जाते हैं। और उसी प्रकार जिस पेड़ पर फूल खिलते हैं वो पेड़ भी आनंदित हो जाता है, खुश हो जाता है। और क्या होता है, जब हमारे घर में कोई खुशी आती है हम अपने परिवारजनों को अपने बंधु बांधवों को निमंत्रण देते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी अपने आसपास रहने वाले सभी पेड़ पौधों को निमंत्रण देते हैं और कहते हैं कि हमारी खुशी में शामिल हो। ठीक है, वो भी ऐसी बुलाते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु मेरे बांधव, आज मेरे घर आ जाओ, आज हमें खुशी मिली है। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रहे हैं, ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ बिरछ की चिरकाल से घनिष्ठता है, वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते, पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसीलिए रात को अंधेरा गिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं। तो क्या कह रहे हैं लेखक कि पेड़ पौधे भी सभी को इसी प्रकार से निमंत्रण देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारा घर ना मिले तो हमने चारों तरफ ये जो फूल खिला रखे हैं ये एक तरीके से तुम्हारे लिए निशान है, ये तुम्हारे लिए एक तरीके से संकेत है। जब तुम इन खिले हुए फूलों की पंखुड़ियों को देखोगे तो आसानी से हमारे घर पर आ सकोगे। ठीक है, तो ये जो बंधु बांधव हैं वो कौन कौन होते हैं, ये होती है मधुमक्खियां, तितलियां और बहुत सारे कीट पतंगे। ठीक है, और मधुमक्खी और तितली के साथ जो पौधे हैं उनकी घनिष्ठता होती है, यानी कि वो उनके बहुत करीबी होते हैं। ठीक है, और क्या करती हैं जो तितलियां हैं मधुमक्खियां हैं वो फूलों से मिलने के लिए आती हैं, पूरे अपने दल को लेकर अपने समूह को लेकर आती हैं। कुछ कुछ कीट पतंगे ऐसे होते हैं जो दिन के समय फूलों के पास नहीं आते क्योंकि उन्हें डर होता है कि उड़ने वाले जो पक्षी हैं वो उन्हें खा लेंगे, इसलिए वे रात के समय अंधकार के समय फूलों के पास आते हैं। और फूल भी क्या करते हैं, अपने बंधु बांधवों को बुलाने के लिए अपनी सुगंध चारों तरफ बिखेर देते हैं। गाछ अपने फूलों में शहद का संचय रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं। मधुमक्खी के आगमन से बिरछ का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे, मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती हैं, परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। तो जो पेड़ होते हैं वो अपने फूलों के अंदर ही शहद का संचय करके रखते हैं। जिस प्रकार से हम किसी मेहमान के आने पर उसके लिए बहुत सारी उसकी आवभगत करते हैं, उसके लिए बहुत सारे पकवान बना कर रखते हैं, इसी प्रकार से जो फूल के अंदर वो भी शहद का संचय करते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने मेहमान की आवभगत के लिए सामान तैयार किया हो, पकवान तैयार किए हों। और फिर क्या करती हैं, जब मधुमक्खियां और तितलियां आती हैं फूलों पर बैठती हैं और उनके शहद का मधुपान करती हैं।
और जो फूलों में जो परागकण होते हैं उनको ले जाती हैं और दूसरे फूल पर छोड़ देती हैं। अगर मधुमक्खियां, तितलियां इस क्रिया को, भौरे इस क्रिया को ना करें तो कभी भी बीज जो होंगे, फूलों के अंदर जो बीज होते हैं वो कभी भी पक नहीं सकेंगे। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। यहाँ पे बीज लिखा है, बीज की जगह बीज आएगा। इस प्रकार फूल में बीज पलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर बिरज बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थरथर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित जमीन पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्योछावर करके बेरज समाप्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं, इसी क्रिया के द्वारा कब लेखक बता रहा है कि पराग कणों को जो क्या करती है, मधुमक्खियां, तितलियां एक फूल से दूसरे फूलों पर छोड़ती हैं, तो इसी प्रकार से बीज पकता है। फूल के अंदर ही बीज का निर्माण होता है। तो जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को अपना सब कुछ अर्पित करके बड़ा करते हैं, उसी प्रकार से अपना रस पिलाकर जो पेड़ होता है वो अपने बीजों का पोषण करता है। ठीक है, उसे अपने जीवन में मोह माया का कोई लोभ नहीं होता, कुछ लालच नहीं होता, और वह धीरे धीरे करके अपनी संतान के लिए सब कुछ लुटा देता है, जिस प्रकार से मनुष्य करता है। और क्या होता है, धीरे धीरे वह वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगता है। उसका जो हरा भरा जो शरीर था वह सूख जाता है और उसके अंदर की शक्ति बिल्कुल खत्म होने लगती है, वो कमजोर होने लगता है। और पहले क्या करती थी, जब हवा चलती थी उसके पत्ते हिलते थे, ऐसा लगता था कि वो हवा के साथ खेल रहे हो और जो उसकी छोटी छोटी डालियां नाच रही हो। लेकिन जब अब पेड़ की शक्ति खत्म हो गई है, वह सूख गया, तो वह हवा के इन वारों को, इन थपेड़ों को सहन नहीं कर पाता और वह इससे कांपने लगता है। और धीरे धीरे क्या होती है, उसकी सारी डालियां टूट जाती हैं और एक दिन आता है कि पेड़ जड़ सहित जमीन पर गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और तो हमने देखा पाठ में कि किस तरह संतान के लिए एक पेड़ अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। जिस प्रकार से मनुष्य करता है, वह अपनी जवानी में निरंतर कुछ ना कुछ कार्य करता है, प्रयास करता है, जिससे कि वह अपनी संतान को सब कुछ दे सके, अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सके। धीरे धीरे क्या होता है, वह अपनी संतान को इस काबिल बना देता है कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे वह भी बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होने लगता है, जाने लगता है और अंत में उसकी ये सब करते करते अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में यही जाना है कि किस प्रकार से लेखक ने बताया है कि पेड़ और मनुष्य में कितनी समानता होती है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने संतान के लिए सब कुछ करता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी करते हैं। और जो पाठ के जो लेखक हैं वो हैं जगदीश चंद्र बसु जी। अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: गाछ बिरछ पेड़ पौधे, खुर्दबीन माइक्रोस्कोप, परस स्पर्श छूना, आच्छादित छाया हुआ, संचय इकट्ठा करना, कीड़ा खेल, द्रव्य पदार्थ, अंगारक वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, समाहित समाया हुआ, प्रफुल्लित खुश, क्षीण कमजोर। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थ अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, जिससे कि आपको पाठ समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास कार्य, पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों, प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। बीज कहाँ पड़ा रहता है? फल में, गमले में, क्यारी में, मिट्टी में। तो जो बीज पड़ा रहता है वो पड़ा रहता है मिट्टी में। तो लगाते हैं कौन सा? मिट्टी, यानी कि डी विकल्प सही है। तो डी विकल्प पे गोला बना देते हैं। नेक्स्ट है, जड़ किस ओर जाती है? ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं। तो जड़ हमेशा
नीचे जाती है। तो बी विकल्प सही है, बी विकल्प पे गोला लगाएंगे। नेक्स्ट है, खुर्दबीन से क्या देख सकते हैं? तरल, भोजन, द्रव्य, सूक्ष्म पदार्थ। तो खुर्दबीन यानी कि माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं सूक्ष्म पदार्थों को। डी विकल्प एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट है, फूल में क्या फलता है? फल, बीज, तना, पत्तियां। तो फूल में फलता है बीज, बी विकल्प एकदम सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर। नेक्स्ट है, फूलों में क्या संचित रहता है? शहद, मोम, रस, गूदा। तो फूलों में संचित रहता है शहद, ए विकल्प हमारा सही है, लगाएंगे ए विकल्प पर। नेक्स्ट है, लिखित प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं और उसके बराबर में कोष्टक में दो दो शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द सही है और एक शब्द गलत है। हमें सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। अंकुर का एक रिक्त स्थान नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया, क्या आ जाएगा? अंश या अंश? तो आ जाएगा अंश। नेक्स्ट है, गाछ बिरछ केवल रिक्त स्थान, द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। तो तरल या सरल? क्या आएगा? तरल। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं, छिद्र, मुंह। तो आ जाएगा मुंह। बेलें निरंतर रिक्त स्थान की ओर अग्रसर रहती हैं, ऊपर की ओर। बेलें हमेशा ऊपर की ओर जाने के लिए अग्रसर रहती हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से रिक्त स्थान करती हैं, मधुपान, रसपान। तो आ जाएगा मधुपान। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यों के सामने पाठ के अनुसार क्रमांक लिखिए। तो बच्चों नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें उन्हें जिस प्रकार से वो पाठ में आए हैं उनके अनुसार उन्हें क्रमांक देना है। तो पहले सारे वाक्य को पढ़ लेते हैं, फिर करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया, मधुमक्खी व तितली के साथ बिरछ की चिरकाल से घनिष्ठता है, जो अंश ऊपर की ओर रहता है उसे तना कहते हैं। तो चलिए कर लेते हैं इनको। तो सबसे पहले लगाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया, नंबर 1। जो अंश ऊपर की ओर रहता है उसे तना कहते हैं, नंबर 2। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, नंबर 3। कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाता है, नंबर 4। मधुमक्खी व तितली के साथ बिरछ की चिरकाल से घनिष्ठता है, नंबर 5। तो बच्चों हमने पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन किया। हमने जाना कि किस प्रकार से मनुष्य और पेड़ पौधों में समानता होती है। तो पाठ के माध्यम से लेखक ने इस समानता को दर्शाया है। आप पाठ को जरूर फिर से पढ़ेंगे, उच्चारण के साथ अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।